Boys and girls, this as per your index in the book is chapter 6.2 which is recruitment. मैंने अभी आपको पीछे अपना स्टाफिंग प्रोसेस में बताया कि रिक्रूटमेंट क्या होता है। सिर्फ एक पोस्ट के लिए कितने लोगों ने आपको अप्लाई किया उसका एक डिटेल बनाना। कहता है रिक्रूटमेंट में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई। ये अप्लाई का वर्ड देखो कि आपके अप्लाई फॉर द जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। भाई लोग आपकी जॉब के लिए अप्लाई करें, आप जॉब निकाल के बैठे हो, लोगों ने अप्लाई नहीं करा, उसका क्या फ़ायदा हुआ। एक जॉब के लिए कितने लोगों ने अप्लाई करा, बस उसका एक इंडेक्स बनाना कि 1:500 की रिक्रूटमेंट है कि एक जॉब के लिए 500 लोगों ने अप्लाई किया था, 1:50 की रिक्रूटमेंट है कि एक जॉब के लिए 50 ने अप्लाई किया था या 5 ने किया था। सपोज़ आपके पास एक जॉब के लिए 20 बायोडाटा आ गए तो ठीक है। आप ये देखिए रिक्रूटमेंट के अंदर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है। देखिए आपको एक एम्प्लॉय चाहिए। अब एम्प्लॉय चाहिए तो आप एक फैक्ट्री में काम करते हैं। फैक्ट्री में कई डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन है, सेल्स है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, कलेक्शन है, बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं। आप स्कूल को ले लो, स्कूल में कई डिपार्टमेंट हैं, आर्ट्स हैं, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, देयर आर सो मैनी डिपार्टमेंट्स, एडमिन है, ऑल दैट। किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को देख लो, अगर उसके एम्प्लॉयज़ आएंगे तो कहाँ से आएंगे। कहता है अभी एक पोस्ट खाली थी, या तो किसी आदमी की जूनियर पोस्ट से सीनियर पोस्ट में प्रमोशन कर दो तो इंटरनली ही विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपको एम्प्लॉय मिल जाएगा, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रांसफ़र का मतलब है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दो और करंट पोस्ट पे जो आदमी है विद इन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली आ जाए, बाहर से लाने की ज़रूरत ना पड़े। एक ये वर्ड है बच्चों, ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब होता है टेम्परेरी सेपरेशन। मैं डिटेल में समझाता हूँ आपको, आप इसको पढ़िएगा अपने नोट्स से। देखिए टेम्परेरी सेपरेशन ज़्यादातर कहाँ होती है, सीजनल कामों में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर विंटर वेयर की बात करें तो विंटर वेयर बेटे आपका सर्दियों में 2 से ढाई महीने से ज़्यादा मार्केट में बिकता नहीं है। अगर आप ब्लैंकेट्स की सेल देखोगे तो ब्लैंकेट्स 2 महीने मार्केट में सेल नहीं होते। उसकी प्रोडक्शन चाहे फैक्ट्रियों में 12 महीने होती हो या 11 महीने होती हो या 10 महीने होती हो। अगर आप देखा जाए हिंदुस्तान का जो व्यापार है, स्पेशली इंडिया, इट इज़ डिपेंडेड ऑन मैरिजेस हैं तो लोग लेविश परचेज़ करते हैं। परचेज़ से बेसिकली आपका मूवमेंट इन द मार्केट हो जाता है। बात को समझना, किसी भी वजह से मार्केट में बहुत स्लम्प रहता है। एक बिजनेसमैन एज अ सीजनल वर्कर ले लो कि उसको ये लगता है कि यार मुझे एक एम्प्लॉय की 10 महीने की ज़रूरत है, साल के 2 महीने की ज़रूरत नहीं है, और साल के बाद 13वें महीने से मुझे फिर वो एम्प्लॉय वापस चाहिए इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो क्या करता है, एक सेटलमेंट कर लेता है अपने एम्प्लॉय के साथ कि भाई ऐसा है 2 महीने तू अपनी मर्ज़ी से जाकर कहीं भी काम कर ले, मैं तुझे साल में 10 महीने की सैलरी दूंगा। मैं जब साल में तेरे को 10 महीने की सैलरी दूंगा तो 2 महीने कहीं और काम कर ले, तेरे को खुली छूट है मेरी तरफ से, लेकिन वापस 2 महीने के बाद मेरे पास आना पड़ेगा। दिस इज़ टेम्परेरी सेपरेशन, दिस इज़ ले ऑफ विच इज़ बेसिकली पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। बेटे इसके ना कुछ फ़ायदे नुकसान है, मेरिट एंड डीमेरिट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बात को समझना, इंटरनल सोर्स का आपका मेरिट है क्या। सर पहला मेरिट ये है कि किसी भी एम्प्लॉय को इंडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, ट्रेनिंग की ज़रूरत ही नहीं है। आपको हर एम्प्लॉय के नेचर का पता है। अगर आपको हर एम्प्लॉय के नेचर का पता है तो आपको पता है ये एम्प्लॉय गलत नहीं होगा, आप उसके अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और एक इसका ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ये है कि देखो नई कंसर्न है, नई फैक्ट्री है तो पुराने एम्प्लॉयज़ होते ही नहीं है, सारे ही बाहर से लाने पड़ेंगे। और एक इसका ड्रॉबैक ये भी है कि यंग ब्लड को मौका ही नहीं मिलेगा अगर पुराना एम्प्लॉय रिटायर नहीं होगा। तो इसके जो मेरिट और डीमेरिट हैं ये आपने ज़रूर करने हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मतलब ये है एम्प्लॉय को विद इन ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आपने रिक्रूट करना है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होती है, आप करनाल के रहने वाले हैं, फ़ोटो स्टेट शॉप पे जाते रहते हैं, ये हरियाणा फ़ोटो स्टेट हो गया या कहीं भी करनाल फ़ोटो स्टेट हो गया, हिंदुस्तान 36 फ़ोटो स्टेट की दुकानों में बाहर एक पर्चे लगे होते हैं कि भाई फ़लाँ फ़लाँ फर्म में जूते पैकिंग के कारीगर चाहिए, या आप ऐसे समझो एक फैक्ट्री के बाहर बोर्ड लगा हुआ है हेल्पर चाहिए। डायरेक्ट ट्रीटमेंट का मतलब है आपने उस बोर्ड को पढ़ा और बोर्ड को पढ़ के फैक्ट्री में गए और आपने कहा जी मुझे रख लो, उन्होंने आपको रख लिया। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है विच इज़ बेसिकली थ्रू एन इन्विटेशन
ऑन सम बुलेटिन बोर्ड ऑन बेसिकली गेट, मतलब फ्रंट गेट ऑफ द फैक्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन। कैजुअल कॉलर का मतलब है फैक्ट्री या किसी ने बुलाया नहीं आपको, आप अपनी मर्जी से अंदर चले गए कि बाबूजी मुझे रख लो, बट इट वो कहता है भी जब जरूरत होगी रख लेंगे, अपना बायोडाटा दे जा। इसे होता है कैजुअल कॉलर, बिन बुलाया आ गए। एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये आपने अखबारों में ऐड करी, मीडिया में ऐड करी, अखबारों में एडवर्टाइज़ करी, जिसके थ्रू आपके पास एम्प्लॉय आया। जो भी आया ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आया, ये एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है बेटे, बात को समझना। ये अपने करनाल में मॉडल टाउन के अंदर, यार मॉडल टाउन में मैं बड़ा लाइव एग्जांपल देता हूँ। ये अपना गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के बैक पे शिवपुरी है, शिवपुरी के साथ में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का दफ्तर है। ये सरकारी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। इसमें क्या होता है, जितने भी बेरोज़गार युवक होते हैं आफ्टर पासिंग 10th क्लास, वो गवर्नमेंट के यहाँ अपने आप को रजिस्टर करा देते हैं कि मैं एक बेरोज़गार आदमी हूँ, गवर्नमेंट जी मुझे नौकरी किसी भी एरिया में प्रदान की जाए, चाहे प्राइवेट हो चाहे बेसिकली पब्लिक हो, वॉट एवर। अगर गवर्नमेंट के खाते में आप एक अपनी अनएम्प्लॉयमेंट शो करते हैं तो गवर्नमेंट को ये पता है कि स्टेट में या एरिया में या कंट्री में कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। पता नहीं गवर्नमेंट आपको नौकरी दे पाती है कि नहीं दे पाती, वो आपको रेफ़र करेगी कई ऑर्गेनाइजेशंस में, आपका इंटरव्यू करवाएगी, आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो वेल एंड गुड। इन केस अगर आपको 5-6 साल तक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हर साल रजिस्टर होने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती, तो गवर्नमेंट अगर कोई पोस्ट निकालती है उसमें वो प्रावधान रख देती है कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में 4-5 साल से रजिस्टर्ड है उसके लिए ये एक्स्ट्रा फैसिलिटेशन है फॉर द करंट जॉब। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज करवाने से बेनिफिट होता ही होता है। गवर्नमेंट इज़ द मीडिएटर बिटवीन अनएम्प्लॉयड यूथ विच मेक अनएम्प्लॉयड यूथ टू बेसिकली एम्प्लॉय समवेयर इन द एजेंसीज, प्लेसमेंट एजेंसीज। ये जो काम सरकारी लोग करते हैं, ये गैर सरकारी लोग करते हैं। देखा होगा फूड स्ट्रीट की दुकानों पे या कहीं बाहर लिखा होता है आइए नौकरी पाइए। आइए नौकरी पाइए का मतलब ये है वो आपसे 50 और रजिस्ट्रेशन के लेंगे, कहीं आपका इंटरव्यू करवा देंगे। ये काम प्राइवेट प्लेसमेंट्स करते हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, अगेन वही कि आपको बेसिकली अपनी जॉब से रिलेटेड कोई बंदा चाहिए तो आप इनके पास जाते हैं, इनके पास पहले से आपकी नीड के अकॉर्डिंग लोग होते हैं, ये आपको रेफ़र कर देते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब है कि स्कूल कॉलेजेस में कंपनीज जाती हैं और स्कूल कॉलेजेस से स्टूडेंट्स को नई नई पोस्ट पे रिक्रूट कर लेती है। जैसे रिकमेंडेशन का मतलब है मैं ही कह देता हूँ, मान लो मैं फैक्ट्री में नौकरी करता हूँ और मैं अपने बॉस को कहता हूँ कि ये मेरा रिश्तेदार है आप इसको रख लो, तो मेरी रिकमेंडेशन पे वो मेरे कज़न को अपनी ही फैक्ट्री में रख लेता है। दैट इज़ रिकमेंडेशन। बंदा बाहर से आया, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। जनरली बेटे आपके घर में जब फंक्शन होता है तो आपको वेटर चाहिए होते हैं। ये वेटरों का एक कॉन्ट्रैक्टर होता है। आप उसको कह देते हैं कि भाई मेरे घर फंक्शन है 20 वेटर ले आइए, मुझे कह दिया मैं आपके घर 20 वेटर ले आया तो मैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूँ। जब कभी कंस्ट्रक्शन का काम होता है बेटा तो मिस्त्री अलग होते हैं, मजदूर अलग होते हैं। जब लेंटर डलता है ना तो लेंटर का ठेकेदार अलग होता है, लेंटर के ठेकेदारों के पास लेंटर के मजदूर अलग होते हैं। वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है जिसका लेंटर डालने का एक्सपीरियंस होता है। इसका भी एक टेक्निकल आस्पेक्ट है कि लेंटर के अंदर जो सीमेंट डलता है उसका एक टाइम वेरिएशन है कि विद इन दिस मच पीरियड अगर वो सीमेंट अपनी जगह पे ना गया तो वो सीमेंट कच्चा पड़ जाएगा, अगला लॉट ना गया तो सीमेंट पिछले सीमेंट में मिक्स नहीं होगा, और अगर बेसिकली कुछ अप डाउन हो गए, सीमेंट ना घुला तो पिछला सीमेंट वेस्ट हो जाएगा। अगले को टाइम पे घोलना, टाइम पे, ये सब एक इन लोगों को एक्सपीरियंस होता है। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल तो लेंटर का मैंने आपको एग्जांपल दिया है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर बेसिकली आप उनसे एक सेकेंडरी 20, 25, 30, 50, 100 लोगों की लेबर को फॉर अ पर्टिकुलर जॉब डिमांड कर सकते हैं। एडवर्टाइज़ करते हैं आप टेलीविज़न पे अपनी जॉब के बारे में, लोग बाहर से आते हैं, आप क्या रिक्रूट होते हैं। वेब पब्लिशिंग का मतलब ये है कि आप अपनी जॉब की ऐड naukri.com में करते हैं या कह लो कि अपना monster.com में करते हैं। अगर आप एक वेबसाइट में रेफ़र करते हैं, वेल दैट इज़ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। बहुत जो इंपॉर्टेंट है बच्चों वो इसका मेरिट और डीमेरिट है। अपने नोट से इसका मेरिट डीमेरिट करिएगा। मेरिट्स क्या होते हैं, फ़ायदे क्या हैं, जो भी चॉइस है वाइडर है, टैलेंट फ्रेश आएगा और पार्शलिटी के चांसेस कम है। और बेसिकली डीमेरिट क्या है, नुकसान क्या है, पक्का नहीं है कि जो भी एम्प्लॉय सेलेक्ट होगा वो फेयर ही होगा, चांसेस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन है, it can. So these are the merits and demerits, and this was बच्चों chapter 6.2. Please go through the details from your
बुक, वेदर इट इज़ NCERT और वॉट एवर, यू मेक द नोट्स। ये मैंने आपको एक माइंड मैप दिया है, ये शॉर्टकट दिया है ताकि आप इस शॉर्टकट को भी लिख सकें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने आपको हर बार कहा है, खाली लर्न करने से कुछ नहीं होगा। बुक की बैक पे जो एक्सरसाइजेज हैं, मेरी कंटेक्स्ट को सुनना, 5 पेज का तो चैप्टर होता है और 8 पेज की एक्सरसाइज होती है। क्यों होती है? उसका रीज़न है, 8 पेज की एक्सरसाइज के अंदर ही चैप्टर की डिटेल्स होती हैं। जब आप एक पर्टिकुलर आंसर के लिए 3-3, 4-4 एंगल से क्वेश्चंस को देखेंगे ना, तब आप उस आंसर पे डिफरेंट एंगल से अटैक कर पाएंगे, तब जाके वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आंसर को लर्न करने से कॉन्सेप्ट 10% क्लियर होता है। आंसर को डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन से अटैक करने पर ही आंसर क्लियर होता है। तो मेक श्योर बैक एक्सरसाइजेस को हमेशा करना, इग्नोर मत करना। दैट्स इट फॉर टुडे। गुड बाय, गॉड ब्लेस।